हेलो फ्रेंड्स। तो पंजाब मास्टर कैडर मैथ्स जो पेपर 2017 में हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले 6 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है उन सोल्यूशंस को देख सकते हैं। ये सोल्यूशन आपके आगामी जो आने वाले एग्जाम है, आप अगर अपने स्टेट का जो टीजीटी पीजीटी का या एनबीएस केबीएस का टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है, कैसे आप थिंक करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जैसे जो ग्रेजुएशन लेवल का कोई कॉन्सेप्ट है या 10+2 का कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है कैंडिडेट को जो है, तो वो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो वहां पे वो क्वेश्चन को या तो रॉन्ग करके आते हैं या तो छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को करवाते हैं ना, तो उसके पीछे के रिलेटेड थ्योरी भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे कभी फ्यूचर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से उसको टैकल कर सके। ठीक है, ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये सारी वीडियोस मैं आपको बनाता हूँ। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट के लिए अगर है, आप किसी भी स्टेट के हैं और टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप हर वीडियोस पर लाइक और कमेंट करने में जो है बहुत कमी करते हैं जो है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 50 लाइक्स 50 कमेंट्स जो है हर वीडियोस पे आने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत वीडियोस जो है बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जो काफ़ी जो टाइम देना पड़ता है। तो कम से कम हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं कि आप वीडियोस को लाइक करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट करिए आप जो है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके जो है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, ताकि अगर कुछ कैंडिडेट जो रनिंग में होंगे जो है उनको तुम्हारे कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो उनको सोल्यूशन फटाफट समझ में आ जाएगा। बट अगर किसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भूला हुआ है, उसको रिकॉल करवाना है, तो पहले मैं थोड़ी सी थियरी बता दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, तो इसलिए कभी भी इसलिए कोई कैंडिडेट हमसे ये ना कहे जो है कि सर 1-1 मिनट का इतना टाइम नहीं होता पेपर में, जो है आप इसको सॉल्व करने में ज्यादा समय ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा आप नहीं कहिएगा, क्योंकि मैं जो है इसको चाहता हूं कि आपको थ्योरी भी इसकी जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ये है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज व्हाट। ये तो 10+2 लेवल का मतलब 11 का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए sin थीटा, मैं पहले थ्योरी बता देता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक, यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 को हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री का मतलब रेडियन में π/3 होता है। अब देखिए ये sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा जैसा बन गया। इसका सोल्यूशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना, π/3 है। बस इसका सोल्यूशन हो चुका है। अगर ऑप्शंस में आप मैच करवाइए तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/3 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन 0 टू पाई। मतलब 0 टू पाई में इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपको क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करते हैं। 3 2 जा 6, 6 को 5 ले आना है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 sin x को मैंने लिख दिया 6 sin x माइनस sin x, तो 5 sin x हो जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो 2 sin x आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा sin x और प्लस यहां से क्या मिल जाएगा 3, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में अगर हम लोग इस दोनों में क्या कॉमन है, sin x प्लस 3, इसको अगर हम लोग कॉमन कर ले तो दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिलता है, 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। हम लिखेंगे sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब देखिए यहां से अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो sin x इज इक्वल टू माइनस 3, sin x की वैल्यू माइनस 1 से कम हो ही नहीं सकती, यहां पे माइनस 3 बताया जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल सिर्फ क्या है, sin x इज इक्वल टू 1/2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री।
30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, साइन एक्स 1/2, और कौन से इंटरवल में पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है 0 से पाई में, तो 0 से पाई में दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2, ठीक है ना, और 180 माइनस 30 का मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री भी आपका कितना होता है, 1/2 होता है। तो एक तो सोल्यूशन मिल जाएगा π/3, सॉरी π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और दूसरा सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, 5π/6 का मतलब 30 × 5 150 डिग्री। दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक π/6 मिलेगा, एक 5π/6 मिलेगा, मींस दो सोल्यूशन मिलेंगे, 0 से पाई में दो सोल्यूशन मिलेगा, सी आपका जो सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम लोग बात कर लें तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, आपको इसको ऐसी ऑर्डिनरी तरीके से मैं बताता हूं, जैसे जो मैक्सिमम कैंडिडेट जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से बताता हूं, उसके बाद एक रूल बताएंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे, जिससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो जनरल जो जैसा सभी कैंडिडेट करते हैं मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाई वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर देंगे, y को मैं बाहर ही कर देता हूं। अब मेरे पास दो फंक्शन बचे, एक x बचा और दूसरा क्या बचा, f ऑफ x y। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम लगा देते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, तो सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x अपॉन y आ जाएगा, ठीक है, f डैश x अपॉन y। और फिर से हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x अपॉन y को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/y तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डेल डेल x ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 1/y, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि 1 आएगा, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब ये हो गया कि जेड को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मींस एक्स तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। एक्स को मैं बाहर ही कर देता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूं, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई को फिर से हम लोग पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स तो आपका बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 1/y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1/y²। मतलब कुल मिला के यहाँ पे -x अपॉन y² से हम लोग और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एफ ऑफ x बाई वाई, और y को फिर से जो है y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। ये आ गया। अब देखिए इसमें हम x से मल्टीप्लाई करके y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। चलिए अब हम लोग फाइनल लिखने जा रहे हैं x डेल जेड अपॉन डेल x प्लस y टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल y, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले में x से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x y और x और मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x² y हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, f डैश x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x y से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो x y f ऑफ x बाई y हो जाएगा, ठीक। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं, प्लस y टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई का मतलब x y हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, x y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, -x अपॉन y स्क्वायर, और कितना हमारे पास है, f डैश x अपॉन y है, ठीक है। फिर x y मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे प्लस x y, और कितना हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फाइनली इसको। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा x² f डैश x अपॉन y, और देखिए यहाँ से y² जो कटेगा तो क्या मिलेगा, -x² f डैश x अपॉन y मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा, xy टाइम्स f ऑफ xy टाइम्स f ऑफ xy, मींस 2xy टाइम्स f ऑफ x बाई y मिलेगा। तो ये इससे कैंसिल होगा, हमको फाइनली क्या मिलेगा, 2 टाइम्स xy f ऑफ x बाई y, और xy f ऑफ x बाई y को हम लोग z लिखेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा, मींस जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है कि जो है इतना जो है प्रोसीजर करें, इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूं, जो है उससे आसानी से क्वेश्चन जो है विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक आयलर का थ्योरम होता है ना, एक आयलर्स थ्योरम होता है, यूलर्स थ्योरम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग आयलर्स थ्योरम भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आयलर्स थ्योरम ये कहा जाता है कि अगर हमारा z जो फंक्शन है, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x y,
इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आयलर ने ये बताया इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ ऑर्डर ऑफ इफ जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, अगर ये ऑर्डर एन का होमोजीनियस फंक्शन है, कौन, जेड, ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग ये आयलर फंक्शन ये कहता है कि एक्स टाइम्स, है ना, एक्स टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है एन टाइम्स क्या होता है, एन टाइम्स जेड होता है, एन टाइम्स जेड होता है, ठीक है। तो ये आयलर का थ्योरम था, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक जेड में फंक्शन ले लेता हूं, एक्स वाई का होमोजीनियस फंक्शन ले लेता हूं, सपोज एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं और इसका डिग्री क्या है, आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले मैं यहां से क्या कर लेता हूं, यहां से हम लोग जो है x टू द पावर 4 बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 4 और नीचे से हम लोग क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा एक्स स्क्वायर और कुछ फंक्शन आ जाएगा किसका, वाई बाई एक्स का फंक्शन आ जाएगा, y बाई एक्स का फंक्शन आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, दिस इज अ 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई में 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, ऊपर देखिए पावर यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, 4 माइनस 2 मतलब 2 डिग्री का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर इस पे अगर आयलर थ्योरम लगाना हो तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2z आपका आंसर आएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए डिग्री कैसे डिफाइंड होती है, अगर जो यहाँ पे एफ वाई बाई एक्स या एफ ऑफ एक्स बाई वाई जैसी कुछ चीज लिखी रहेगी और बाहर यहाँ पे एक्स और वाई का एक्स या वाई का फंक्शन लिखा रहेगा आपको, तो बस यही आपको डिग्री बताएगा आपको जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री का था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एफ एक्स बाई वाई टाइप का लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 1 डिग्री कितनी है 2 है, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा 2z इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते ही आप बता सकते थे, अगर आपको आयलर थ्योरम मालूम है इसका आंसर कितना आएगा 2z आएगा, देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहा जा रहा है कि ये भी ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन है। अगर u इज इक्वल टू कितना हो e की पावर x y z, तो आपको बताना डेल u अपॉन डेल x क्या होगा। तो थोड़ा सा ये सिंपल क्वेश्चन है, u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y z को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बस इतना समझना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि ddx ऑफ e की पावर x, तो कितना आता है e की पावर x आता है, ये तो आपको मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और x y z को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x y z को। तो यानी इसमें आपका अगर हम लोग बात करें तो y z तो कांस्टेंट है, तो y z तो बाहर हो जाएगा, y z बाहर हो गया, e की पावर x y z और डेल डेल x ऑफ कितना करना x करना, जो कि कितना आएगा 1 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा y z e की पावर x y z, तो y z और e की पावर x y z का मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 आपका जो है ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है ना, 2 वेरिएबल। देखिए आप यहाँ पर लिमिट पढ़ना, लिमिट तो आप सिंगल वेरिएबल में इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल में लिमिट निकालना, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। तो लिमिट यहाँ पे है x कामा वाई टेंडिंग टू 0 कामा 0, इस पे लिमिट निकालनी है, 0 0 पर लिमिट निकालनी है। फंक्शन आपका कितना है 2xy स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जो आपका एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उसके लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए जब एक वेरिएबल होता है, जब ऐसे लिखा रहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो कि जनरली 11th-12th में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे जो है 0 पे जो है ना अप्रोच करने का 2 ही तरीका होता है, या तो हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं या तो राइट से अप्रोच करते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मुझे 0 0 पे अगर अप्रोच करना है तो इसमें इनफाइनाइटली मेरे रास्ते होते हैं। देखिए यहां से मैं अप्रोच कर सकता हूँ, यहां से मैं अप्रोच कर सकता हूं, यहां से मैं अप्रोच कर सकता हूं, यहां से मैं अप्रोच कर सकता हूं। तो इसमें कितने तरीके होते हैं, इनफाइनाइट तरीके होते हैं अप्रोच करने के। अगर सभी तरीके से अगर हम किसी भी रास्ते से यहाँ पे 0 0 पे जाएं, हम किसी भी रास्ते से 0 0 पे जाएं और अगर हर बार हमारी लिमिट क्या आए, सेम आए, तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, जरा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है अगर मैं पुट कर देता हूं, पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूं पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू mx, पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू mx में कर देता हूं, ठीक है। मैं इसमें y स्क्वायर की जगह पर mx पुट कर देता हूं, तो क्या होगा जरा देखिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से।
तो हम लोग इस बात को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो को लिखेंगे क्योंकि y किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, x के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इस बात को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स x और y स्क्वायर के जगह पे हमने क्या लिख दिया, mx x लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, नीचे कितना आ गया x स्क्वायर और प्लस y की पावर 4 को क्या लिखेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों पुट किया आप सोच रहे होंगे, देखिए मैं इस ये कर्व है, ठीक है, मैं 0 0 पे अप्रोच, मैं 0 0 पे बढ़ना चाहता हूं, किस रास्ते से बढ़ना चाहता हूं, इस कर्व के थ्रू, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, मतलब इस कर्व के थ्रू मैं 0 0 पे टेंड कर रहा हूं, ठीक है, इस कर्व के थ्रू मैं 0 0 पे टेंड कर रहा हूं। मेरे पास तो इनफाइनाइट रास्ते हैं, मैं किसी भी रास्ते से 0 0 पे टेंड कर सकता हूं, ठीक है। यही क्यों लिया मैं आगे भी आपको समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और क्या बचेगा, ट्वाइस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये तो x पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारी लिमिट कितनी आ गई, ट्वाइस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आ गई, ठीक। तो ट्वाइस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, डिफरेंट m की वैल्यूज रखेंगे, मतलब जब डिफरेंट कर्व्स हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे इस लोग हम लोग m की बात करें तो अगर डिफरेंट m अगर हम लोग पुट करें तो डिफरेंट कर्व्स आएगा। तो अगर डिफरेंट कर्व्स के अलावा जब हम लोग 0 0 पर टेंड करेंगे तो डिफरेंट लिमिट आएगी। अगर मैं m इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 मतलब 1 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर m इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए लिमिट डिफरेंट आ रही है। जब लिमिट डिफरेंट आती है तो हम कहते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। डिफरेंट कर्व्स के थ्रू अगर आप जाइएगा तो अगर आपकी लिमिट डिफरेंट आती है तो समझ लेना है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको लेने का रीजन क्या था, ऐसा ये मैंने क्यों सोचा। देखिए जनरली जो है ना, इस तरीके जो भी क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में या सीएसआईआर नेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसमें ज्यादातर करना क्या आपको ना, आप कुछ y का सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से करिए ताकि नीचे से और ऊपर से जो है ना x और y जो है आपस में क्या होता है, इलिमिनेट हो जाए। इलिमिनेट हो जाता है तो उसके बाद पूरी चीज m पे डिपेंड करती है, और अगर m पे अगर लिमिट डिपेंड करने लगेगी तो समझ लीजिए वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इस केस में हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।